हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें हमें 4 आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करना है। आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल थर्ड एंड आर्टिकल 4। क्या है ये आर्टिकल्स, क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, उसको हम अच्छे से और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखने, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमारे सामने जो ये है, ये पार्ट फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर हम बात करें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से टोटल 22 चैप्टर मतलब 22 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, हम पहले इसका मीनिंग जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जो वर्ड है, ये क्या इंडिकेट करना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, जिसमें हमें कुछ बेसिक टर्म्स यहां से समझने को और जानने को मिलेंगी। पहले उनको समझेंगे ताकि उसी के बेसिस पे हम आर्टिकल्स को, एक एक आर्टिकल को अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं, यूनियन। देखो यूनियन हमें क्या एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देखो हमने 3 तरीके के सिस्टम देखे। एक देखा हमने जिसको हमने बोला यूनिटरी सिस्टम, दूसरा देखा हमने कॉन्फेडरेशन, और तीसरी टर्म देखी जिसको हम बोलते हैं फेडरेशन। ये हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या होता है यूनिटरी सिस्टम, कॉन्फेडरेशन क्या होती है, फेडरेशन क्या होता है। हम यहां पे बात करेंगे उसी के बारे में कि सबसे पहला यूनियन जो वर्ड है, ये हमें बताता है यूनिटी को। यूनिटी का मतलब हम सभी के सभी मिलकर एक साथ रहेंगे, जितने भी स्टेट्स हैं वो मिलकर रहेंगे, और हम क्या बना रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं। ये कहीं से भी यूनिटरी सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। ठीक है, इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो है फेडरेशन, और वो इंडिया का खुद का है। यूएस में भी फेडरेशन है, लेकिन इंडिया का अपना खुद का फेडरेशन सिस्टम है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे हम बात करते हैं यूनिटी की, और ये यूनिटी क्या बताती है? ये यूनिटी बताती है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। क्या है अभी समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, दूसरी टर्म है हमारे सामने टेरिटरी। ठीक है, अब पहले एक बारी मीनिंग समझते हैं कि इंडिया क्या है। देखो इंडिया अगर हम बात करें तो वो 2 चीजों से मिलकर बना है। उसमें हमें 2 तरीके के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इनसे मिलकर हमारे पास पूरा इंडिया बना है। अगर हम बात करें तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, उनके कॉम्बिनेशन से पूरा भारत हमारा बना है। पूरी टेरिटरी इंडिया की ये है। ठीक है, अब यहां पे समझना, यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो एक टर्म हमें देखने को मिलती है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये है हमारे पास में स्टेट्स। मान लो सपोज करो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे स्टेट्स है। ये स्टेट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये स्टेट्स है। ठीक है, इन स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से, इन स्टेट्स के यूनियन से हमारे पास में बना है, इसको बोलते हैं हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स। यूनियन ऑफ द स्टेट्स, सभी स्टेट्स ने मिलकर एक यूनियन बनाया है, यूनिटी बनाई है। उनके मिलने से हमारे पास आया यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो फिर हम बात करें, फिर यूटीज कहां है? ध्यान रखना, यूनियन ऑफ स्टेट्स में कहीं भी यूटी नहीं है। पॉइंट क्लियर है? अभी भी यूटीज अलग है, ये अलग है। इस यूनियन ऑफ स्टेट में कहीं से भी हमारे पास यूटीज का पार्ट देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर है? तो अगर इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला देते इस तरह से, ये हमारे पास में यूनियन ऑफ द स्टेट प्लस यूटीज, दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तब हमारे पास बन के आते हैं टेरिटरी ऑफ द इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया।
पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? टेरिटरी ऑफ इंडिया कॉम्बिनेशन से बना है, यूनियन ऑफ द स्टेट से भी, यूनियन ऑफ द स्टेट्स प्लस यूटीज, दोनों के कॉम्बिनेशन से। जबकि अगर हम खाली बात करते हैं यूनियन ऑफ द स्टेट्स की, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, जो 28 स्टेट्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बना है, उसको बोला है यूनियन ऑफ द स्टेट्स। पॉइंट क्लियर? इसमें केवल और केवल स्टेट्स है। और टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमें स्टेट प्लस यूटीज दोनों देखने को मिलेंगी। पहले इस बात को समझना है, क्योंकि ये टर्म हमें यहां पे देखने को मिलेगी। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वो स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूटीज का जिक्र नहीं है यहां पे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? पहली टर्म आपको ये समझनी है। इसका मतलब अगर हमें किसी भी तरीके का चेंजमेंट, जब भी ये बोलेगा यूनियन ऑफ स्टेट में हम चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेट है वो किसके बारे में बात हो रही है, यहां पे। लेकिन जब वो ये बोलेगा टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया, तब हम बात करेंगे कंप्लीट, ये वाला पार्ट कंप्लीट डिस्कशन होगा फिर यूनियन ऑफ स्टेट का भी प्लस यूटीज का, दोनों के अंदर वो पार्ट लगने वाला है। पॉइंट क्लियर? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है? क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में डिफरेंस समझ में आएगा कि आर्टिकल 2 क्या कहना चाह रहा है और आर्टिकल 3 क्या समझाना चाह रहा है। पॉइंट क्लियर? वो तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम इस डिफरेंस को समझ पाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही, टेरिटरी या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब। सेकंड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं आपके सामने लिखूं दो टर्म्स, एक जिसको हम बोलते हैं मे बी, एक है, पहले हम बेसिक बातें जान लेते हैं जो आर्टिकल्स में बार बार यूज होंगी, ठीक है? एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं मे बी और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं शैल, ठीक है? मे बी का मतलब क्या है? मे बी का मतलब है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे सामने ऑप्शन हो कि आप एक काम करो कि आपके सामने दो मिठाई रखी है, आपको एक मिठाई खानी है, एक मिठाई, एक या दूसरी, या तो मैं गुलाब जामुन खा लूं या मैं रसमलाई खाऊं। ऑप्शन है, खानी एक ही पड़ेगी, या तो ये या फिर ये। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों ही खा सकता हूं, नहीं, आपको एक खानी पड़ेगी। मे बी का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल, आपके पास ऑप्शन है, या तो हां या फिर ना, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है आपके पास में, आपको करना ही पड़ेगा नहीं, कंपलसरी नहीं है। आपका मन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। अगर आप दोनों मिठाई खाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, आप एक खा सकते हो, दूसरी नहीं खा सकते। ऑप्शन है आपके पास में, नहीं खानी छोड़ दो, कोई बात नहीं है, या फिर आपको खानी पड़ेगी या फिर नहीं खानी, ऐसे मतलब ऑप्शन है, ठीक है? लेकिन शैल, ये जो वर्ड है ये हमें बताता है कंपलसरी, आपको खानी ही पड़ेगी। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपके सामने मिठाई रख दी तो आपको खानी ही पड़ेगी। अब आप चाहे भले ही ये कहते रहिए कि मेरे को तो डायबिटीज है, मेरे को ये बीमारी है, मैं नहीं खा सकता हूं, नहीं, आपको खानी पड़ेगी, कंपलसरी है। ये आपको बार बार टर्म देखने को मिलेगी। कहीं पे लिखा होगा पार्लियामेंट शैल, मतलब पार्लियामेंट करेगा ही करेगा। जैसे आपके सामने लिखा होगा, अगर किसी भी बिल को पास होना है, कोई भी बिल एक्ट बनेगा, वो तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट शैल असेंट द बिल, असेंट द बिल। अगर यदि किसी भी बिल को एक्ट बनना है, कोई भी बिल हो, अगर उसको एक्ट बनना है तो वो एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट कर देंगे। असेंट का मतलब क्या होता है? साइन करना। प्रेसिडेंट जब अपना फाइनल अप्रूवल दे देंगे, फाइनल अप्रूवल को हम बोलते हैं असेंट, ठीक है? जब प्रेसिडेंट अपना फाइनल अप्रूवल दे देंगे, उसको बोलते हैं हम क्या, कि हां भाई अब ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया, अब ये एक्ट बन गया है। पॉइंट क्लियर? तो प्रेसिडेंट शैल करना पड़ेगा। अगर किसी भी बिल को एक्ट बनाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का साइन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कंपलसरी है वो।
पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से शैल का मीनिंग और मे बी का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। मे बी का मतलब है ऑप्शनल है, करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दिया जाएगा। मे बी है। शैल का मतलब है करना ही पड़ेगा। पॉइंट क्लियर। दोनों पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इस चीज को आपको समझना है, तब आप आर्टिकल्स को डिकोड कर पाओगे। क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो यहां से अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले आर्टिकल पे। ये अगर दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए तो अब आप एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझोगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास में आर्टिकल 1, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। मतलब हमारे सामने सबसे पहले यहां पे दो टर्म्स आई। जब भी हम आर्टिकल 1 की बात करेंगे तो हमें यहां से दो चीजें सीखने को मिलेगी। हम आर्टिकल 1 के बारे में रीड करना शुरू कर रहे हैं। अब इधर फोकस कीजिएगा और इधर समझिएगा। आर्टिकल 1 उसको रीड करते हैं। आर्टिकल 1 कह रहे हैं इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। सबसे पहली चीज तो हमें इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते ही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसमें दो नाम क्यों लिखे हैं, इंडिया और भारत। क्या समझाना चाह रहा है ये? तो ये आर्टिकल हमें सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत, यहां से हमें हमारे देश का, हमारी कंट्री का नाम बता रहे हैं कि हमारी कंट्री का नाम क्या होगा, उसको सजेस्ट किया है। उसमें हमारे सामने दो नाम है, पहला इंडिया, दूसरा भारत। किसी जगह पे हम देखते हैं भारत सरकार की गाड़ी है, ये सामने जा रही है, भारत सरकार की गाड़ी जा रही है। कहीं पे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। क्या फर्क है? कुछ नहीं, दोनों नाम सेम है, दोनों नाम सेम है, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दो नाम होंगे, एक दैट इज भारत, दूसरा दैट इज इंडिया। अब क्यों अलग अलग, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने बोला, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिसाइड कर रही थी कि देश का नाम इंडिया रखे या भारत रखे, तो कुछ ने सजेशन दिया कि भारत, ये तो ट्रेडिशनली हमारा नाम है, पहले से चला आ रहा है, तो हम भारत ही रखेंगे। कुछ ने बोला कि जो मॉडर्न थिंकर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा इंडिया जो देश है, हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया गया कि ठीक है, हम दोनों नाम सजेस्ट करते हैं और दोनों नाम ही मेंशन करेंगे। तो यहां से पहला आर्टिकल हमें एक्सप्लेन करता है नाम, हमारी कंट्री का नाम, और दोनों नाम बिल्कुल ठीक है, पहला इंडिया, भारत। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो इंडिया दैट इज भारत, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है शैल बी, शैल बी, ये देखिए शैल वर्ड लिखा है, शैल, शैल का मतलब क्या है? कंपल्सरी है। क्या? यूनियन ऑफ द स्टेट्स। मतलब अब इस चीज को समझिएगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, कि जो इंडिया बना है वो स्टेट्स के ग्रुप से बना है, स्टेट्स की यूनिटी से बना है। मतलब इसमें कहीं से भी हमें क्या नजर नहीं आ रही? यूटीज नजर नहीं आ रही। इसमें यूटीज नहीं है, इसमें क्या है? स्टेट्स है। अब पूछोगे, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि क्या इसमें यूटीज नहीं है तो क्या यूनिट, हमारी जो टेरिटरी है कंप्लीट, क्या हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन क्या दिक्कत है? स्टेट्स, क्योंकि यहां पे फेडरल सिस्टम है, हम किसको यूज कर रहे हैं? फेडरल सिस्टम को। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यूटीज के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये पार्ट है, लेकिन स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। जहां पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बना है स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से, मतलब हम बात कर रहे हैं फेडरेशन सिस्टम की। यहां पे किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि किसी भी स्टेट ने ये बोला कि मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगा इंडिया के साथ में। नहीं, आपको रहना पड़ेगा। किसी के पास भी, किसी भी स्टेट के पास में सिसीड करने का कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अलग नहीं हो सकता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमारे पास में समझ में क्या आता है? पहला पॉइंट यहां से समझ आता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जो टेरिटरी है हमारे पास में, वो कौन कौन होंगे इसमें टेरिटरी में। तो हमारे पास सबसे पहला होगा स्टेट्स, डेफिनेट है, क्योंकि यूनियन जो बना है वो तो स्टेट से बना है, पहला पॉइंट है। दूसरा, इसमें यूटीज होंगे, यूटीज। ठीक है, अब यहां पे दो लिस्ट दे रखी है, दो लिस्ट। जब हम शेड्यूल फर्स्ट की बात करते हैं,
अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम मेंशन कर रहे हैं कि हमारे सामने यूनियन ऑफ स्टेट होगा, तो डेफिनेट है उन स्टेट्स का नाम भी लिखना पड़ेगा। अब वो नाम लिखने के लिए अगर हम सभी के सभी नाम लिखें कि ये स्टेट होगा, फिर उसको डिस्क्राइब करें, फिर दूसरा स्टेट होगा, फिर उसको डिस्क्राइब करें, ऐसे करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, कुछ पार्ट बाहर निकाला ताकि उसकी अलग से लिस्ट बनाई जा सके। उसके लिए हमने बनाया शेड्यूल, और शेड्यूल में हमने दो लिस्ट बनाई, एक लिस्ट 1 और दूसरी लिस्ट 2। क्या बता रही है ये लिस्ट पहली मेंशन करती है स्टेट्स के नाम, कि ये स्टेट होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके 28 स्टेट्स है, सभी के नाम लिस्ट 1 में है। दूसरा हमें एक्सप्लेन करता है यूटीज के नाम, कि कौन कौन सी यूटीज इंडिया में है, उनके नाम लिस्ट 2। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में लिस्ट बताई। तीसरा पॉइंट बोला गया कि कोई भी टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्वायर्ड। अब एक क्वेश्चन आया क्या, कि क्या इंडिया एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है? यहां पे जो वर्ड लिख रहे हो एक्वायर्ड टेरिटरी, इसका मतलब क्या है? क्या इंडिया, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है? क्या हम किसी दूसरे के ऊपर अटैक करके उस टेरिटरी को हम एक्वायर कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस एक्वायर्ड का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हम किसी के भी ऊपर अटैक करेंगे और हम वहां से उस टेरिटरी को छीन लेंगे। नहीं, ये हमारे पास में सबसे पीसफुल नेशन की तरीके से बात होती है। हम हमारी जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ पीस के साथ रहते हैं। यहां पे जो एक्वायर्ड टेरिटरी का मीनिंग है, हम किसी भी दूसरी टेरिटरी पे, किसी भी दूसरे पार्ट पे हम फोर्सफुली किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेंगे। अगर वो चाहे, अगर उसको लगता है कि हमारा ज्यादा बेटर इंडिया में हो सकता है, तो वो अपनी मर्जी से अगर इंडिया में आके रहना चाहे, इंडिया के साथ में मिलना चाहे, तो वो आ सकता है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हम ऐसा नहीं है किसी के ऊपर अटैक करेंगे और अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो एक्वायर्ड टेरिटरी का मतलब ये नहीं कि इंडिया एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है। वो कह रहा है कि किसी को मर्जी से आने आइए, उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि सिक्किम, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, उसने देखा कि मैं इंडिया में ज्यादा बेटर रहूंगा बजाय चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना एक्सपेंड कर रहा था, तो उसको लगा कि मैं इंडिया के साथ में अगर ये रहूं तो ज्यादा बेटर अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा। तो वहां से सिक्किम आया, जैसे गोवा आया, ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली आए, पौंडीचेरी आए। ये सब क्या है? ये सब एक्वायर्ड टेरिटरीज के तरीके से, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे इंडिया का पार्ट बने। पॉइंट क्लियर है? एक्सपेंशनिस्ट नहीं है यहां से। पॉइंट क्लियर है? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। क्लियर एकदम? तो हमारे पास लिस्ट 1 डिफाइन करती है स्टेट्स के नाम, लिस्ट 2 डिफाइन करती है यूनियन टेरिटरीज का नाम, और ये कहां पे है? शेड्यूल 1 में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास में आर्टिकल 1 डिफाइन कर रहे हैं क्या? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी होगा, कंपल्सरी होगा, अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। पॉइंट क्लियर हो गया? पहला आर्टिकल क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? क्या होगा? एक एक टर्म को मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल पे। देखो अब सेकंड आर्टिकल क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं उसको। पहली टर्म आ रही है पार्लियामेंट में बाय लॉ। पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब समझिएगा, आर्टिकल 2 इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं हम। आर्टिकल 2 दैट इज पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब आपके सामने पहली टर्म आ रही है पार्लियामेंट, ठीक है, लॉ बनाएगा। मे बी मतलब क्या है? मे बी का मतलब ऑप्शनल है, चाहे तो बना सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है वही बनाए। मे बाय लॉ, वो चाहे अगर उसको लगता है कि ये मेरे को करना चाहिए तो वो करेगा, ठीक है। मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन
or establish new states on such terms and condition as it thinks fit। समझो अब पहली चीज तो ये सब कहां से पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट से पढ़ रहे हैं एक एक चीज को, ठीक है। ये बात बता देते हैं आपको, ये जो आर्टिकल्स हैं ये बेयर एक्ट से लिए गए हैं, ठीक है, वहां से हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो आर्टिकल 2 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है ये, इसको समझते हैं। हमारे पास में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स ये है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, यूटीज होते हैं, और इनसे मिलके बनती है हमारे पास में पूरी टेरिटरी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। जो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो हमारे पास स्टेट्स की यूनिटी है, वो हमारे पास कंप्लीट डिफाइन की गई है। वो बता रहा है इंडिया जो होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट का होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक तरीके से हम ये समझ लेते हैं कि मान लो कोई यूटी है। अब ये तो फिलहाल यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं है। यूटी यूनियन ऑफ टेरिटरी, जो सॉरी यूनियन टेरिटरीज यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट तो नहीं है। वो किसका पार्ट है, टेरिटरी का पार्ट है। तो अगर मान लो किसी भी यूटी के मन में आया, कोई भी यूटी है, उसको लगा कि अब मैं यूटी ना रह के मुझे स्टेट बनना है। पॉइंट समझ में आया। यूटी के दिमाग में चल रहा है कि भाई मेरे को ना अब से मुझे यूटी नहीं रहना, मुझे चाहिए अब स्टेट का दर्जा, मैं चाहता हूं स्टेट बनूं। पॉइंट क्लियर है। छोटे बच्चे हैं तो उसके दिमाग में क्या चलता है कि भाई मेरे को बड़ा बनना है, कब मैं अपने डिसीजन ले पाऊंगा, कब तक मैं दूसरे के डिसीजन पे चलता रहूं, मुझे अपने डिसीजन लेने, खुद के डिसीजन पे चलने हैं। उसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज ये सोच रही है कि मेरे को यूटी नहीं रहना, मुझे स्टेट में कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए अगर यूटी स्टेट में बदलेगा तो डेफिनेट है उसको पार्ट बनना होगा यूनियन ऑफ स्टेट का। पॉइंट समझ आ गया, पॉइंट समझ आ गया। अभी तक ये यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं है, अभी फिलहाल ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो यूटी है वो अभी फिलहाल तक पार्ट है टेरिटरी ऑफ इंडिया का। जैसे ये यूटी स्टेट में बदलेगा, स्टेट में बदलते ही ये पार्ट हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट का। तो अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें लॉ लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कोई ना कोई लॉ लाना पड़ेगा। और वो लॉ लेके कौन आएगा, वो लाएगी पार्लियामेंट। यहां पे लिखा हुआ है यही टर्म, पार्लियामेंट में बाय लॉ। अगर पार्लियामेंट चाहे किसी भी लॉ के थ्रू तो किसी भी यूनियन में किसी भी यूटी को, किसी भी बाहर की चीज को यूनियन में ऐड कर सकती है। अब वो यूटी हो सकता है या फिर सपोज करो हमारे पास में कोई भी एक्वायर्ड टेरिटरी है, कोई भी टेरिटरी है, वो कहे मुझे स्टेट बनना है, बाहर से आके कि मुझे स्टेट बनना है, तो फिर वो इसको अप्रोच कर सकते हैं। पार्लियामेंट लॉ बनाएगा उसके लिए, फिर वो लॉ हमारे पास इंप्लीमेंट किया जाएगा, तब कोई भी स्टेट बनेगा। पॉइंट समझ आ गया, पॉइंट समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझ आना चाहिए कि इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है ये। कौन, यूटी अगर स्टेट बनना चाहता है तो आर्टिकल 2 बता रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट बनेगा, ठीक है, जो कि आर्टिकल 1 डिफाइन कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो ये चीज समझ आ गई। जैसे एग्जांपल हम आगे चल के देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी यूटी स्टेट में बन सकता है, स्टेट को यूटी बनाया जा सकता है, वो अभी डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है। इसी के साथ हम आर्टिकल 3 और डिस्कशन कर लेते हैं। पहले आर्टिकल 3, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, किसी नए स्टेट का बनना, ठीक है। ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मीनिंग समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये भी कौन करेगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ। ऐसा नहीं है कि मर्जी से हो जाएगा। जैसे मीनिंग समझते हैं, ये हमारे पास स्टेट है और ये स्टेट कौन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यूटीज की, ये है, ठीक है।
इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, समझते चलिएगा, एक एक चीज बिल्कुल पानी की तरह से बारीकी से समझेंगे एक एक चीज को। ये हमारे पास में ये है, इसको बोला हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट हो गया। अब ध्यान से समझना, कोई पहले से स्टेट है, कोई भी स्टेट है, ठीक है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसके दिमाग में चल रहा है कि भाई मुझे ना अब बहुत हो गया, स्टेट स्टेट खेलते खेलते मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं चाहता हूं सेंटर के कंट्रोल में चला जाऊं, मैं डायरेक्ट, मैं यूटी बन जाऊं, मैं चाहता हूं यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन जाऊं, मैं यूनियन टेरिटरी बन जाऊं, यूनियन टेरिटरी। एक पॉइंट तो ये है, ये स्टेट क्या कह रहे हैं? मैं यूनियन टेरिटरी बन जाऊं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये यूनियन टेरिटरी बना तो ये यूनियन ऑफ स्टेट से अलग हो गया, और यूनियन ऑफ स्टेट से अलग हो गया तो ये अब इसके ऊपर पॉइंट 2 नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये बात हो रही थी यूनियन टेरिटरी स्टेट का पार्ट बनेगा, स्टेट बनेगा, तो हमारे पास में आर्टिकल 2 डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अब ये यूनियन से अलग होना चाह रहा है, यूनियन से अलग, मतलब यूनियन की बजाय अब वो कह रहा है मैं टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट बनना चाहता हूं। तो उसके लिए उसने यूनियन टेरिटरी में ज्वाइन किया, या यूनियन टेरिटरी बनना या बनाया गया, जो भी है। पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, एक चीज तो ये होगी कि स्टेट यूटी में कन्वर्ट हो जाए, स्टेट से यूटी बन जाए। दूसरा पॉइंट, मान लो सपोज करो कोई भी स्टेट है, ये स्टेट कह रहा है कि देखिए मेरा जो एरिया है ये बहुत बड़ा है, मान लेते हैं वो लैंग्वेज बेस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करने में वहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी, पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी होंगी, हो सकता है ये पूरा स्टेट ये कहे कि देखो हमारा पार्ट है, ये जो टेरिटरी हमारी बहुत बड़ी है, इसको ऑल्टर किया जाए, चेंज किया जाए। क्या हो सकता है? यहां से इस स्टेट को 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए, मतलब एक स्टेट 1 और स्टेट 2 बना दिया जाए, स्टेट 1 स्टेट 2, 2 स्टेट बना दिया जाए, जैसे हमने आंध्रा के साथ किया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हमने तोड़ के 2 बनाए। जैसे हमने बात करेंगे इसके बारे में, एग्जांपल लेंगे, जैसे स्टेट की यूटीज के साथ बात करें तो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अब वो यूटी बना दिए गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेट्स की, जैसे पहले पंजाब था, वो पूरा था, जिसमें हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश था, चंडीगढ़ था और पंजाब, सब मिलके हमारे पास पंजाब बना रहे थे। तो हमने देखा कि ये पूरा बड़ा स्टेट है, इसको अलग किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, आप हिमाचल की बात करोगे तो वहां पे गढ़वाली बोली जाती है, और एक तरीके से हम ये बात करें तो पहाड़ी बोली जाती है। तो उनको अलग किया गया लैंग्वेज के बेस पे। तो हमें देखने को मिलता है हिमाचल अलग बना, हरियाणा अलग बना और पंजाब अलग बन गया। वैसे ही एमपी की बात करते हैं, एमपी से छत्तीसगढ़ को निकाला गया। वैसे यूपी की बात करें तो वहां से उत्तराखंड को निकाला गया, एंड सो ऑन। तो ये सारे एग्जांपल क्या है? स्टेट नाम, मतलब स्टेट में 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट दूसरा पार्ट। पॉइंट क्लियर? तीसरा, मान लेते किसी भी स्टेट ने कहा कि यार स्टेट के पास में, या स्टेट के पास देखा कि यार ये जो नाम है ना, ये नहीं, ये जच नहीं रहे, हमें दूसरा नाम बनाना चाहिए, इसका नाम चेंज करना चाहिए। हम स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, स्टेट नेम चेंज। जैसे पहले उत्तरांचल होता था, उसको बनाया गया उत्तराखंड। जैसे उड़ीसा होता था, उड़ीसा बना दिया। पौंडीचेरी, जिसको हम पहले पुदुचेरी कहते थे, पौंडीचेरी बनाया, पौंडीचेरी था, पुदुचेरी बना दिया। इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मद्रास हुआ करता था पहले, मद्रास को हमने क्या बना दिया? दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरीके का पार्ट हमें देखने को मिलेगा, स्टेट का नाम चेंज करके वो पॉइंट आ जाए। हो सकता है किसी स्टेट को लगे कि यार ये जो बाउंड्री है हमारे पास में कॉन्फ्लिक्ट है, 2 स्टेट है, इस तरीके से 2 स्टेट है, एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बाउंड्री को ना थोड़ा सा शिफ्ट किया जाए और इस बाउंड्री को यहां ना रख के इसको इस तरीके से बनाया जाए। स्टेट की बाउंड्री में चेंज करना, ये सब क्या है? ये सब के सब कहां पे आएंगे? ये सब के सब आएंगे आर्टिकल 3 में।
मतलब समझिएगा खेल क्या चल रहा है। अगर आप यूनियन ऑफ स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हो किसी को, यूटी था उसको स्टेट बनाना चाहते हो, एक्वायर्ड टेरिटरी है वो सीधा स्टेट बनना चाहते हैं, अगर यूनियन का पार्ट बनना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिकल 2 के अंदर हम डिफाइन करेंगे और वो होगा पार्लियामेंट अपने लॉ के द्वारा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करें नेक्स्ट पार्ट पे कि आर्टिकल 3 क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट तो है ही, लेकिन या तो ये स्टेट यूनियन से यूटी में बदल रहे हैं, स्टेट है वो यूटी में चेंज हो रहा है, या फिर तो वो सेंटर का पार्ट बन रहा है एक तरीके से। दूसरा, उस स्टेट में यूनियन में ही रहते हुए उसके अंदर चेंजमेंट करने हैं, चाहे यूटी में बदलो, चाहे स्टेट 1 स्टेट 2 बनाओ, उसको तोड़ के 2 पार्ट बना दो, चाहे हम स्टेट का नाम चेंज कर दें, चाहे हमारे पास में बाउंड्री में ऑल्टरेशन करें, या हम कोई नया स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको हम यूटी बना रहे हैं, वो सारे टर्म यहां पे लिखी गई है। पॉइंट क्लियर है? एरिया में चेंज करना मतलब बाउंड्री में चेंज करना। पॉइंट क्लियर है? आर्टिकल 3 ये हमें डिफाइन करते हैं, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3। समझ आ गया? एक एक पॉइंट समझ आ गया। अब क्वेश्चन एक आता है कि आखिर किस तरीके से चेंजमेंट किया जाता है। मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है पार्लियामेंट में बाय लॉ, क्या कहना चाह रहा है ये, इस टर्म को समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कोई भी एक्ट आता है वो कैसे आता है। अभी फिलहाल हम जितनी यहां पे रिक्वायरमेंट है कि एक एक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से बिल आया, उसको थोड़ा सा हम डिफाइन करने की और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट तक वो असेंट जाता है और किस तरीके से ये पार्लियामेंट में बाय लॉ आएगा। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार थोड़ा सा। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं स्टेट। अगर मान लो सपोज करो किसी भी स्टेट के साथ छेड़खानी करनी है, स्टेट का नाम बदलना है या स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, स्टेट को उठा के यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना है, उसके बारे में समझते हैं हम पहले। ठीक है, देखो एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, UCOM। क्या है ये? देखो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आप घर से ही एग्जांपल ले लो, घर से ही ले लेते हैं, एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर है, कोई भी ले लेते हैं, 6 मेंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे 6 मेंबर हैं जरूर घर के। ठीक है, दादा दादी हम ऐसे लेते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा है, ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर फादर है और मदर है, मतलब जिसमें हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, और फिर 2 बच्चे हैं। ठीक है, इस तरीके से 6 मेंबर है। ये मेंबर सारे के सारे हैं जरूर, लेकिन डिसीजन मेकिंग का जो होगा, डिसीजन मेकिंग वो कौन होगा? वो ग्रैंड पेरेंट होंगे, ग्रैंडपा। यही है। तो मतलब अगर हम बात करें मेन गवर्नमेंट की, दूसरे इनके साथ में हमारे फादर साहब हैं, ये दोनों मिलके पूरा का पूरा डिसीजन लेंगे, घर में क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बैठेंगे, फादर और दादाजी दोनों बैठेंगे, डिसीजन लेंगे कि देखो हमें ये चेंजमेंट करना चाहिए, हमें घर में ये काम करना चाहिए, हमें अब बच्चे की शादी करनी चाहिए, अब हमें ये चीज लेके आनी चाहिए, घर में कोई नया सामान लेके आना वो लेके आएंगे। तो वो सारा डिसीजन किसका होगा? इन दोनों का। ये मेंबर जरूर है, फैमिली मेंबर जरूर है, लेकिन डिसीजन पूरे का पूरा इनका होगा। पॉइंट क्लियर है? मतलब हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट यही है, यही गवर्नमेंट है। ऐसे ही गवर्नमेंट यहां चलती है। हमारे यहां पर अगर हम बात करें तो ये अगर पार्लियामेंट है, यहां पर पूरे के पूरे 550 पीपल है, एमपीज हैं यहां पे बैठे हुए, ये सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। इनमें से कुछ लोग जो मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट होगी, जो मेजोरिटी में होगी, वहां पे वो अपने में से एक बंदे को पीएम इलेक्ट करेंगे, और पीएम अपने कि भाई उनको काम करना है, पूरी कंट्री में क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, तो वो अपने कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे।
जिनके हाथ में मिनिस्ट्री होगी, वो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे, वो लोग गवर्नमेंट होंगे, ये बैठ के डिसीजन लेंगे कि पूरी कंट्री में क्या करना है। इसी को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन वर्ड इंडिकेट कर रहा है सेंटर को। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। जब हम स्टेट के लिए पढ़ेंगे तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, सेम तरीके से हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे बात हो रही है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ आ गया? समझ आ गया क्या बताने चाह रहे हैं? ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। ये क्या करेंगे? एडवाइस देंगे, एड एंड एडवाइस। एड और एडवाइस का मतलब क्या होता है कि ये सलाह देंगे प्रेसिडेंट साहब के पास में। मान लो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, कोई भी स्टेट है XYZ, ठीक है, मान लो एक स्टेट है X, उसका नाम चेंज करना है, Y बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि सारा खेल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। अब एक दिमाग में ना क्वेश्चन लेके आओ, पार्लियामेंट ही क्यों? एक स्टेट में चेंज करना है, पार्लियामेंट लो लेके आ रहे हैं। देखो इसी चीज को अभी समझते उस चीज के बारे में। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट साहब को। जो भी प्रेसिडेंट होंगे उनको एड एंड एडवाइस करेंगे कि ये हमारी तरफ से एक सजेशन है कि हम इस स्टेट को जिसका नाम X है उसका नाम हम Y रखना चाहते हैं। तो उन्होंने सजेशन दिया, किसको दिया? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट यहां पे किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है कि भाई मेरे पास में सजेशन आया है तो मुझे फटाफट रिप्लाई करना है, आज ही उसका रिप्लाई कर देता हूं, 2 दिन बाद में देना है। नहीं, उनके पास किसी भी तरीके का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको कितने दिन में ये रिप्लाई देना है कि आपकी एड और एडवाइस जो भी आई है उसको हम मानने के लिए तैयार है या नहीं है, कितने दिन में मानेंगे, ये कोई भी टाइम लिमिट यहां पे नहीं है। बोल ठीक है। अब मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने इसको देखा, कहा कि ठीक है भाई आप ऐसा सोच रहे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी डिसाइड कर रही है कि उस स्टेट के नाम में चेंज कर देना चाहिए, तो ठीक है, अगर आप खुश हो तो कर दो। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ठीक है, अब ये जो ओपिनियन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाएंगे और जो भी कंसर्न्ड स्टेट है, जो भी कंसर्न बात हो रही है, ध्यान रखना स्टेट्स के मैटर में बात हो रही है, ये स्टेट्स के बारे में हो रही है, ये यूटीज के केस में बात नहीं हो रही है, ये स्टेट के बारे में बात हो रही है कि स्टेट जो कंसर्न्ड स्टेट होगा जिसका नाम चेंज करना है, क्योंकि वो यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो इसके पास में अपना ओपिनियन भेजेंगे कि देखो भाई स्टेट वालों या स्टेट लेजिस्लेचर, हम यूनियन में बैठ के ऐसा सोच रहे हैं, पार्लियामेंट वाले ऐसा सोच रहे हैं कि इस स्टेट का नाम X से Y कर देते हैं। यहां पे ओपिनियन भेजा जाएगा स्टेट के पास। अब स्टेट क्या करेगा? स्टेट के पास में ऑप्शन है कि भाई या तो वो कहे नहीं नहीं हमारा नाम तो बस ऐसा बहुत है, हम नहीं चेंज करना चाहते, कोई टेंशन मत लो आप, सेंटर वाले टेंशन मत लो, हम फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट है यहां पे किसके पास? स्टेट के पास में, कि भाई आज आपके पास में हम ओपिनियन सेंड कर रहे हैं, 5 दिन में आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए। अगर आपका ओपिनियन 5 दिन में आ गया, उसका रिप्लाई आपका 5 दिन में आ गया, तो हम उसको हम माने या ना माने उसकी कोई मर्जी नहीं है। मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, बाउंडेशन नहीं है। प्रेसिडेंट साहब के पास में बाउंडेशन नहीं है कि स्टेट बोले नहीं नहीं हम रिजेक्ट करते इसको, तुम जाओ, आपका काम हो चुका। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हो, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ ये भेजा जा रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आपने जो ओपिनियन हमें दिए है हम उसको फॉलो करें, हमारे मन में आया हम चेंज कर सकते हैं। यहां से एक टर्म को समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं फेडरल सिस्टम, हम इंडिया में फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन उसी में एक टर्म और भी पढ़ी, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। यहीं से है वो, सेंटर चाहता है इस स्टेट का नाम X से Y कर दे, इस स्टेट का नाम X से Y कर दे, और वो X से Y करने के लिए स्टेट की हां और ना की कोई जरूरत नहीं है। इनकी ओपिनियन मांगी गई है, उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि हम माने या ना माने, वो हमारी चॉइस होगी। टाइम लिमिट है, यहां पे है, मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इतने दिनों में आपको रिप्लाई करना है, लेकिन टाइम लिमिट है। पॉइंट क्लियर?
पॉइंट क्लियर। अब हो सकता है ये स्टेट मना कर दे, तो कोई जरूरी नहीं है। आपने अगर टाइम लिमिट को क्रॉस कर दिया कि आप 5 दिन में देने वाले थे, लेकिन ये कह रहे हैं हाँ हाँ हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, हम इसको कर लेते हैं, नहीं। अगर आपने वो टाइम लिमिट क्रॉस कर दी तो अपने आप माना जाएगा कि आप खुश हो, आप चाहते हो, स्टेट के बारे में सोचा जाएगा कि आप चाहते हो कि ये नाम बदल दिया जाए, स्टेट को एक्स से वाई बना दिया जाए। आपकी ओपिनियन हाँ मानी जाएगी। पॉइंट क्लियर। अगर आपने ओपिनियन अपोजिट दी तो मानने के लिए हम कोई बाउंडेड नहीं है कि इस बात को माने। पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास प्रेसिडेंट साहब के पास में वापस आएगी ओपिनियन। इस ओपिनियन को उठा के भेज दिया जाएगा पार्लियामेंट में। कहां भेजा जाएगा? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में एक हाउस थोड़ी है या 2 हाउस है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। अब कहां जाएंगे वो ओपिनियन? तो वो कहीं भी जा सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे कि इसको सिर्फ लोकसभा में डाला जाए, नहीं, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी हाउस में उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी हाउस में अब जाएगा। ठीक है, यहां से दोनों हाउसेस से पहले लोकसभा में गया तो लोकसभा के लोगों ने बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन किया। उसके ऊपर जब भी कोई भी लॉ आएगा, कोई भी एक्ट बनेगा, तो उसके लिए कोई भी बिल आएगा तो उसके ऊपर वो मेजोरिटी देखी जाएगी कि मेंबर्स होंगे सारे के सारे। मेजोरिटी क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। मेजोरिटी के बारे में, सिंपल स्पेशल मेजोरिटी किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया वो आगे देखेंगे। तो यहां पे बोला गया सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी को यूज करेंगे 50% प्लस 1। ठीक है, अगर 50% प्लस 1 लोगों ने इसको हाँ कह दिया तो हम इसको मानेंगे कि हाँ ठीक है। तो लोकसभा पहले अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होगा सिंपल मेजोरिटी से, फिर उसके बाद जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा भी उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। फिर उसके बाद यही चीज चली जाएगी कहां पे? कहां पे? प्रेसिडेंट साहब के पास। क्योंकि मैंने बोला ना, जब तक कोई भी बिल, अभी फिलहाल ये बिल ही चल रहा है, एक्ट नहीं बना है, कब बनेगा? अब प्रेसिडेंट अपना फाइनल अप्रूवल देंगे, फाइनल, कि हाँ भाई आप सब लोग तैयार हो, आप सब लोग राजी हो, आप सबने कहा है ये चीज होनी चाहिए, तो मैं इस बात के ऊपर साइन करता हूं, मतलब अपना असेंट देता हूं इस पे, और ये बन जाएगा एक्ट। पॉइंट क्लियर है? यहां से हमारे पास में चेंज होगा स्टेट का नाम एक्स से वाई। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। तो हमारे पास इस तरीके का प्रोसेस चलता है। क्या आगे चल के मेजोरिटी क्या है वो हम आगे देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है लोकसभा में ही आए, वो चाहे तो राज्यसभा में आ सकता है। राज्यसभा उसको पहले सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, फिर ये चला जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जाएगा तो फिर ये भी सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, फिर ये जाएगा, जब दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से पास होगा उसके बाद चला जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास में असेंट के लिए। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। ये बात हो रही है किसी भी स्टेट में चेंज करने की। अब बात करते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी में अगर चेंज करना है, यूनियन टेरिटरी में, तो क्या करें? देखो अब इस चीज को जानते हैं। अगर मान लो सपोज करो हमें यूनियन टेरिटरी में बदलाव करना है, कोई भी यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम जैसे पौंडीचेरी था उसको पुदुचेरी करना है, तो कैसे कर सकते हैं? अब इसको देखो, इसे समझिएगा। यूनियन टेरिटरी में चेंज, एक बात को समझो, यूनियन टेरिटरी, यहां पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात वही करेंगे, क्या करेंगे? एड और एडवाइस करेंगे। एड एंड एडवाइस किसको करेंगे? प्रेसिडेंट साहब को करेंगे। क्या इस पे टाइम बाउंडेशन है? नहीं है, कि आप जितने टाइम में रिप्लाई देना चाहो आप दे सकते हो। अब ये क्या करेंगे? क्योंकि यूनियन टेरिटरी का नाम एक्स से वाई करना चाहते हैं, अब ये अपना ओपिनियन यूनियन टेरिटरी के पास में भेजेंगे कि भाई बताओ करे या ना करे। तो जरा सोचो कि क्या यहां से प्रेसिडेंट साहब ओपिनियन के लिए भेजेंगे? नहीं, यहां कोई जरूरत नहीं है। क्यों? स्टेट्स में जरूरत थी, क्योंकि स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, वो अपना अलग सिस्टम चला रहे हैं। यूटीज में तो ऑलरेडी सेंटर का कंट्रोल है भाई। यूटीज में तो यूनियन टेरिटरी वो तो खुद ही सेंटर के कंट्रोल में है।
क्या जरूरत है वहां भेजने की? यहां ओपिनियन के लिए नहीं जाएगा। यहां पे प्रेसिडेंट साहब के पास एड एंड एडवाइस गया तो प्रेसिडेंट साहब खुद कहेंगे कि हाँ ठीक है, अगर यदि आप लोग खुश हो तो कर लो, बोले ओपिनियन के लिए बोले नहीं, यूटीज में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सीधा अप्रूवल किसके पास चला जाएगा? पार्लियामेंट में। जैसे ही प्रेसिडेंट साहब ने इस बात को कहा कि ठीक है आप चेंज करना चाहते हो करो, तो ये चला जाएगा पार्लियामेंट। वही सेम प्रोसेस इधर लोकसभा इधर राज्यसभा कहीं भी जा सकता है। दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे और जैसे ही सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस पास कर देंगे ये चला जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट साहब के पास में वापस। किसके लिए? असेंट के लिए, कि आप हाँ भरिए, ये बिल एक्ट बन जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? किस तरीके से किसी भी यूनियन टेरिटरी के नाम में, किसी की यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री में, यूनियन टेरिटरी के अगर बॉर्डर को चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं? पॉइंट क्लियर? स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी को कैसे चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट। पॉइंट क्लियर? तो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 क्या समझाते हैं? आई होप आपको पूरी तरह समझ आ गया। इसी का हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं और इस एग्जाम्पल पे आपने बवाल भी देखा होगा। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में हमने 2019 में हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, उसके बावजूद इसको यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया। क्यों और कैसे बनाया? कैसे बनाया? तो उसके लिए हमारे पास में क्या हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर एक ऑलरेडी स्टेट है, तो फिर कोई भी स्टेट ऐसा क्यों चाहेगा, कोई भी स्टेट है वो ऐसा क्यों चाहेगा कि वो सेंटर के कंट्रोल में जाए? भाई आपके हाथ में पावर है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप ऐसा थोड़ी चाहोगे कि आपको कोई और दूसरा ही बंदा चलाए, आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल हो। क्यों? स्टेट जो इंडिपेंडेंट है, अपना डिसीजन खुद लेता है, वो क्यों चाहेगा कि वो सेंटर के कंट्रोल में जाए? नहीं चाहेगा। उसके बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर जो 2019 में जो कि इंडिपेंडेंट हुआ करता था वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ? मेन क्वेश्चन यहां है। तो उसके पीछे क्या है देखो, अब उस कहानी को समझते हैं। यहां पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि 2019 में वहां पे बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है। कहां की मशीनरी फेल हो रही है? कहां की? जम्मू एंड कश्मीर की। जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसको अच्छे से रन नहीं कर पा रही है, गवर्न नहीं कर पा रही है। हमें इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आर्टिकल 356 हम यहां पे अप्लाई करते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। यहां पे प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया और जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा, इमरजेंसी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी आ गई। और जैसे इमरजेंसी आई तो सारे का सारा खेल यहीं पे पलटा। क्या हुआ? स्टेट पूरी तरीके से अपना पूरा कंट्रोल किसको दे बैठा? सेंटर को। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल आया तो सेंटर का जो भी कंट्रोल है पूरा का पूरा, इमरजेंसी जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इमरजेंसी में क्या होता है, सेंटर का पूरा कंट्रोल आता है स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो वही चीज यहां पे देखने को मिलती है कि सेंटर का कंट्रोल आ जाता है स्टेट के ऊपर कि भाई आपके बस का नहीं है गवर्नमेंट चलाना, आपका पूरा कंट्रोल हम लेते हैं। तो यहां से सेंटर का कंट्रोल आता है स्टेट के ऊपर। और जैसे स्टेट के ऊपर कंट्रोल आया, यहां पे हमें देखने को मिलता है कि यहां से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी एड एंड एडवाइस किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास में जैसे ये आया तो इनसे बोला गया कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के पास में भेजोगे इस चीज को? स्टेट लेजिस्लेचर थी, वो जैसे ही यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा तो स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो गई, खत्म। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लग गया है, अब स्टेट लेजिस्लेचर का रोल खत्म हो गया है, अब पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। तो इन्होंने बोला यहां पे इनके पास में कोई भी ओपिनियन भेजने की जरूरत ही नहीं है, सेंटर चलाएगा। तो प्रेसिडेंट साहब सीधा इसको पार्लियामेंट में भेजते हैं
और पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से यहां से मेजोरिटी में, सिंपल मेजोरिटी में पास करवाने। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से निकालकर और यूनियन टेरिटरी का पार्ट बनाया गया 2019 में। बहुत अच्छे से आप जानते हो, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो ये हमारे पास में पॉइंट है किसके बारे में, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 क्या है। आई होप आपको आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में और अच्छे से समझ में आया। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर। लास्ट पार्ट हमारे पास में आर्टिकल 4, इसको समझते हैं अब। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, इसे पढ़िए। आर्टिकल 4 कह रहा है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। ठीक है, देखो अब इसको समझते हैं। अब आर्टिकल 4, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। पॉलिटी कैसे पढ़नी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, एक एक चीज पूरी बारीकी से समझिए, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान लगेगा, ठीक है। आर्टिकल 4 देखते हैं। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। क्या कहना चाह रहा है, देखो हमने ये बोला कि जो शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4, ये हमें बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और 4 बताता है अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 ये हमारे पास चेंजमेंट कर रहे हैं कि कौन यूटी होगा कौन स्टेट होगा, यही होता है। आर्टिकल 2 और 3 ये चेंजमेंट बताते हैं, स्टेट में कोई चेंज हो रहा है, बाउंड्री में चेंज हो रहा है, एक स्टेट का दूसरा स्टेट निकल के आ रहा है तो 2 स्टेट बन रहे हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके का पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर किसी भी तरीके का चेंजमेंट होता है तो अब ऐसा थोड़ी है कि भाई बार बार में हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। मान लो हमारे पास में किसी भी एक स्टेट को, पंजाब था, उसमें से हरियाणा निकाला, उसमें से हिमाचल प्रदेश निकाला, उसी में से चंडीगढ़ निकाला यूटी की फॉर्म में, तो अब ऐसा थोड़ी हम बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे कि भाई अमेंडमेंट करो, फिर से अमेंडमेंट करो, फिर से अमेंडमेंट करो। क्योंकि जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन तब उसके बाद हमने शुरुआत में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए तो वहां पे हमने 14 स्टेट बनाए, आज 28 स्टेट्स हैं। तो बार बार हम तो अमेंडमेंट ही करते रहते। पॉइंट क्लियर है। तो इसीलिए यहां पे बोला कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली पहला आर्टिकल 1 में चेंज आ जाएगा अपने आप। वो जो चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाओगे तो यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट बन जाएगा। अगर स्टेट को तोड़ के उससे यूनियन टेरिटरी बनाओगे तो फिर इसमें चेंज आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है। दूसरी तरफ क्योंकि शेड्यूल 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब शेड्यूल 1 में पूरी लिस्ट है स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की। देखो आर्टिकल 1 हमारे पास में यूनियन ऑफ स्टेट बता रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट। शेड्यूल 1 हमें बता रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहां पे स्टेट्स है, यहां पे यूटीज है। अगर किसी भी स्टेट में चेंज करना है तो इस लिस्ट में चेंज आ जाएगा। अगर कोई स्टेट एक स्टेट को तोड़ के उससे दूसरा स्टेट बना दिया तो लिस्ट बन गई, एक और नाम जुड़ेगा तो वो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर स्टेट को तोड़ के यूटी बना दिया तो वो यहां पे आएगा। यूटी हुआ करता था स्टेट बन गया तो वो यहां पे आ जाएगा। तो लिस्ट में अपने आप चेंज आ रहा है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन वहीं जाएगा। पॉइंट क्लियर है। वैसे ही यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 कह रहा है यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब हो गया कि हमारे पास यूनियन टूटा है। यूनियन टूटा हुआ है मतलब का मतलब ये है, यूनियन टूटने का मतलब है कि स्टेट हुआ करता था अब वो यूटी हो गया है, वो टेरिटरी का पार्ट हो गया है। पॉइंट समझ में आ गए। यूनियन टूटेगा नहीं कभी भी, ये ध्यान रखना। इंडिया का पूरा एक ही यूनियन है,
ठीक है, सभी स्टेट्स मिलके बना रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा, आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 दोनों में रिफ्लेक्शन डायरेक्ट होगा। अब बात आती है दूसरी, फिर शेड्यूल 4 में क्या रिफ्लेक्शन होगा? तो शेड्यूल 4 कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में किसी भी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, कितनी होगी, वो भी तो हमारे पास में शेड्यूल 4 में लिखी है कि एक स्टेट में इतने लोग राज्यसभा में जा सकते हैं, इतनी सीट्स होंगी वो राज्यसभा की फलाने स्टेट की है, इतनी सीट उस स्टेट की है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर 2 स्टेट बन रहे हैं तो डेफिनेट है वहां पे सीट्स का अलोकेशन चेंज हो जाएगा। तो वो भी रिफ्लेक्शन हमेशा किस में आएगा? आर्टिकल 1 और शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 डायरेक्टली बिना किसी अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हम कर सकते हैं। अगर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में किसी भी तरीके का चेंजमेंट आता है तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा आर्टिकल 1 में, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 4 में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे पास में बताता है आर्टिकल 4। तो ये हमारे पास कंप्लीट आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 है। ठीक है, अब इसी में एक और पार्ट निकल के आया। क्या? देखो, एक आर्टिकल आया हमारे पास, आर्टिकल 2A। 2A क्यों आया और क्या आया उसे समझते हैं। देखो, हमारे पास एक केस देखने को मिलता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक केस आता है जिसका नाम है बेरुबारी यूनियन केस, आता है 1960 में। ठीक है, बेरुबारी क्या है? ये एक जगह है जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, और जो हमारे पास में बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, पहले इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये एक जगह है जिसके ऊपर मुद्दा फंसा, और वो मुद्दा ये आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो वेस्ट बंगाल का पार्ट है, कुछ लोग जैसे रिलेटिव है, क्योंकि बाउंड्रीज है, जो बाउंड्री ड्रॉ की हुई है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, दोनों के बीच में बाउंड्री ड्रॉ की, वो रैंडम है। अब कुछ के रिलेटिव इधर रह गए वेस्ट बंगाल में, कुछ के रिलेटिव इधर रह गए बांग्लादेश वाले पार्ट में। अब इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो गया, कोई कह रहा है मैं तो इंडियन हूं, कोई कह रहा है कि मैं बांग्लादेशी हूं या ईस्ट पाकिस्तानी हूं। अब इसी के चक्कर में यहां पे ये जो लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं, इनके पास में कंफ्यूजन है कि हम किस तरफ जाए। तो यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, यहां से कुछ पार्ट आर्टिकल 3 का यूज करते हैं, ध्यान से समझना, आर्टिकल 3 का यूज करते हैं, और टेरिटरी का कुछ पार्ट हम ईस्ट पाकिस्तान को दे देते हैं, ईस्ट पाकिस्तान को। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को दे देते हैं कि भाई ये लो, टेंशन मत लो यार, अपने रिलेटिव्स है ना, इनको अपने साथ रखिए, आप इनसे अलग कब तक रहोगे, ठीक है, आप ले जाइए, इनको रखिए। अब ये बात बोल दी, इसके लिए उन्होंने एक्ट निकाला, उसके लिए यहां से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर ये प्रेसिडेंट साहब के बाद में ये चला गया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल ने ओपिनियन मांगा यहां से, यहां पे एड एंड एडवाइस की, एड एंड एडवाइस, ठीक है, ओपिनियन गया वेस्ट बंगाल में, वहां से वापस आया, वहां से पार्लियामेंट ने इसको अलाउ किया, असेंट मिला और ये बन गया एक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। ये केस उठ के चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप, ये आपने क्या किया है, आपने जो इंडिया का पार्ट था, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना इस बात को, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये तभी पॉसिबल है जब आप विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया करोगे, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तब तक पॉसिबल है जब आप इंडिया की टेरिटरी में ही किसी स्टेट को यूटी बना रहे हो, यूटी को आप स्टेट बना रहे हो, ये तभी पॉसिबल है। आपने तो अपनी टेरिटरी को तोड़ के किसी तीसरे बंदे को दे रहे हो आप, ये नहीं है। इंडिया का कोई भी पार्ट आप तोड़ के किसी को भी डायरेक्टली नहीं दे सकते, उसके लिए आपको यहां चेंज करना पड़ेगा, यहां पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। आप बिना किसी डायरेक्टली
आपको अगर इंडिया के पार्ट में ही किसी स्टेट को चेंज करना है, किसी स्टेट में नाम चेंज करना है, करिए। यूटी को आप स्टेट बनाना चाहते हो, करो, क्योंकि वो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है। आप तो ये कह रहे हो कि ये पार्ट तोड़ के हम ईस्ट पाकिस्तान को दे देते हैं, कैसे दोगे? ये नहीं चलेगा, ये गलत है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऐसा अलाउड नहीं है। इसके लिए आपको पहले आर्टिकल 1 में और आर्टिकल 368 दोनों का यूज करते हुए अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये करोगे तो इसी के बेसिस पे आप जो भी रूल लेके आना चाहते हो, पहले इनको बदलो, पहले इस बात को बदलना पड़ेगा। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं ये जो पॉइंट आया कि आप अगर किसी भी बाहरी टेरिटरी को इंडिया में लेके आओगे तो उसके लिए पहले आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। और वो तब होगा, ये हमें देखने को मिलता है 1962 में गोवा, जब गोवा को इंडिया में लाया गया तो हमारे पास में देखने को मिला 12th CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा हमें, 12वां अमेंडमेंट एक्ट। उसी के बेसिस पे हम आगे देखते हैं सिक्किम, जब ये इंडिया का पार्ट बना, जब इन्होंने बोला कि हमें इंडिया को ज्वाइन करना है, तो उस टाइम पर हमें 34th, 35th एंड 36th अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा, जिसके बेसिस पे हम इसको इंडिया में ज्वाइन करवाते हैं। जहां हम देखेंगे अभी 2A आर्टिकल को देखेंगे, 35th अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा। पॉइंट क्लियर है? उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना कुछ पार्ट, इंडिया का कुछ पार्ट जब ईस्ट पाकिस्तान को दिया, जहां पे हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तो वहां पे दिया, तो उसमें 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ा था। उसी के बेसिस पे उसको चेंज कर पाए, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते थे। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? तो किस तरीके से चेंजमेंट किया गया ये आपके सामने है। क्लियर? पॉइंट क्लियर? इसी के बेसिस पे हम CAA, जब हम बात करते हैं सिक्किम की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको भारत में लाया गया, तो यहां पे क्या बात हुई, क्योंकि ये पॉइंट बोल रहे हैं कि आपको आर्टिकल 1 में चेंज करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब आप किसी को भी बाहर से इंडिया में एंटर करवा सकते हो। इसी के बेसिस पे सिक्किम, इसने बोला कि मैं चाहता हूं कि इंडिया की टेरिटरी बनूं, मैं इंडिया में ज्वाइन करना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे राजशाही रूल था, उन्होंने बोला कि ऊपर चाइना है जो हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तिब्बत को कंट्रोल करके ला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इंडिया का पार्ट बनना है। इन्होंने बोला ठीक है आप आइए, लेकिन इन्होंने कहा मेरी कुछ कंडीशन है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, मान लो आप किसी मिठाई की दुकान पे गए, अब वहां पे जाके आप ये बोलो कि मुझे मिठाई दे दो, तो पहले आप क्या कहोगे, देखो भाई साहब पहले मुझे चखनी है, मुझे छोटी सी मिठाई दीजिए, मैं टेस्ट करूंगा, देखूंगा कि ये कैसी है, उसके बेसिस पे मेरे को लेनी है नहीं लेनी है वो मैं देखूंगा, डिसाइड करूंगा। वो ना तो मेरे उस वेट में काउंट होगी, ना मैं इसके अलग से पैसे दूंगा। ऐसा ही होता है ना। ऐसी ही कंडीशन सिक्किम रखता है। सिक्किम ने बोला कि मैं इंडिया का पार्ट बनना चाहता हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी। क्या? बोले मैं पहले चेक करना चाहता हूं कि इंडिया मेरे लायक है कि नहीं है। बोले हाँ, इसमें क्या करोगे? बोले ना तो मैं स्टेट बनूंगा, ना मैं यूटी बनूंगा। तो बोले फिर क्या बनोगे? बोले मैं एक एसोसिएटेड स्टेट की फॉर्म में आऊंगा, एसोसिएटेड स्टेट। पहले मैं चेक करूंगा कि मैं लायक हूं या इंडिया मेरे लायक है या नहीं है, उसके बाद मैं यहां पे ज्वाइन करूंगा। मतलब आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, इस चीज को अब यहां समझो एक बार, छोटा सा पॉइंट है, अब इसे देखते हैं। अब यहां पे सिक्किम क्या कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इंडिया में स्टेट्स है, इंडिया में यूटीज है, और इंडिया में एक तीसरा नया कॉन्सेप्ट लेके आए, एसोसिएटेड स्टेट, एसोसिएटेड स्टेट्स।
मतलब इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एक नया अमेंडमेंट करना पड़ा और वो ऐड करना पड़ा नया आर्टिकल 2A, क्योंकि ये कह रहे हैं नया स्टेट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एसोसिएटेड स्टेट। इस पॉइंट को यहां पे डाला गया। बोले ठीक है। अब 1 साल हो गया, उसके बाद फिर से सिक्किम को बोला गया भाई क्या रहा। जैसे आप किसी दुकान पे जब मिठाई टेस्ट कर चुके हो, दुकानदार पूछेगा ना कि भाई बता अब क्या विचार है, लेनी है नहीं लेनी है, लेनी है तो बोल, नहीं लेनी है तो चल आगे बढ़। तो उसी बेसिस पे सिक्किम के पास में भी ऑप्शन आया, बताइए भाई क्या करना है। तो बोले हाँ हाँ मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो बोले ठीक है। ये 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया और 36 अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर दिया गया और बोले भाई ये सुनो, अब इंडिया जैसा पहले था ना वैसा ही रहेगा। अब ये कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके लिए कि आपके लिए अलग से एसोसिएटेड स्टेट बनाएंगे और दूसरे बैठ के देखेंगे। नहीं, जैसे दूसरे स्टेट्स हैं वैसे ही आपको भी और वैसे ही यूटीज, दोनों कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। अलग से कोई रूल नहीं होगा आपके लिए। इस तरीके से हम देखते हैं सिक्किम का यहां पे ज्वाइन किया गया और 36 अमेंडमेंट एक्ट में 2A, आर्टिकल 2A इसको अबोलिश किया गया कि हटाओ इसको, ये काम का नहीं है, इसको हटाइए। ऐसे तो फिर बाकी और कोई आना चाहेगा वो भी यही कहेगा मेरे लिए अलग से लेके आओ, मेरे लिए अलग से आर्टिकल लेके आओ, मेरे लिए अलग से रूल लेके आइए। ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एसोसिएटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट हटाया, आर्टिकल 2A को अबोलिश किया और वापस से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दोबारा से रिस्टोर किया और सिक्किम को नया स्टेट बनाया गया। एंड सो वो हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कौन सा स्टेट कब आया, कौन सा पार्ट बना कब, और कौन सा हम एक तरीके से कैसे कैसे उसमें कमीशन हमें देखने को मिलते हैं, 4 कमीशन कौन कौन से, वो सारा अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में। पॉइंट क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।